हाँ तो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम लोग जो सेल मेम्ब्रेन, थोड़ा सा एक टॉपिक जो द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल जो था, जो हमने पीछे छोड़ा था, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, जो हम लोगों ने लास्ट जो दो मॉडल्स हमने देखे थे, एक जो था उसमें से यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं और दूसरे को सैंडविच मॉडल कहते हैं। दोनों में प्रोटीनल अरेंजमेंट कुछ डिफरेंट था। किसी के केस में हमने देखा था कि दोनों भी, जैसे सैंडविच मॉडल की अगर बात करें तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स प्रेजेंट थे दोनों भी तरफ, ठीक है। दोनों भी तरफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स, मान लीजिए ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स थे और इसके बीच में जो प्रेजेंट था वो था बायोलिपिड लेयर, ठीक है, फॉस्फोबायोलिपिड लेयर प्रेजेंट था और दोनों तरफ बीच में दोनों भी तरफ से प्रोटीन की कवरिंग थी। मतलब अपन कह सकते हैं कि ये जो प्रोटीनल पार्ट्स थे वो कहीं ना कहीं जो लिपिड्स जो प्रेजेंट हैं मेम्ब्रेन में अकॉर्डिंग टू द सैंडविच मॉडल, उसको कवर करके रखा था, ठीक है। लेकिन जब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की बात आई तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के केस में वहां पे चीजें कुछ डिफरेंट हो गई थी। वहां भी यही बताया गया था कि इधर भी प्रोटीन पीएलएलपी प्रोटीन लिपिड एंड प्रोटीन लिपिड एंड प्रोटीन, ये बात तो सैंडविच मॉडल में जो हमने देखा था, डैनियली एंड डेवसन ने जो दिया था सैंडविच मॉडल, इस सैंडविच मॉडल में जो लिपिड थे दोनों तरफ सेम थे, सॉरी जो प्रोटीन्स थे वो सेम थे और बीच में लिपिड के पार्ट प्रेजेंट थे, तो हमने बताया था पीएलएलपी। लेकिन जब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की बात हुई थी, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की जब बात हुई थी, वहां पे हमने देखा था कि म्यूकॉइड एंड नॉन म्यूकॉइड प्रोटीन्स आ गए थे। वहां पे म्यूकॉइड एंड नॉन म्यूकॉइड प्रोटीन की बात हो चुकी थी और ये जो म्यूकॉइड एंड नॉन म्यूकॉइड प्रोटीन्स थे, they are further going to cover the internal lipid structure, जो कि रॉबर्टसन ने दिया था। रॉबर्टसन ने दी ये चीज, ये कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। लेकिन दोनों भी जो मॉडल्स थे उनकी कुछ ड्रॉबैक्स रही थी। दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द सेलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ द cell membrane. They are not capable of to explain, they cannot explain the active transport mechanism, how a cell membrane is going to perform the transport mechanism and so on. They are not able to explain the quasi nature, quasi fluid of the cell membrane, जो इनकी फ्लूइडिटी होती है वो सेमी फ्लूइड है, ये वो नहीं बता पाए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो ये दोनों मेम्ब्रेन से वो एक्सप्लेन नहीं हो सकी थी। तो इसके बाद जो तीसरा, जो द मोस्ट मॉडर्न मेम्ब्रेन मॉडल भी इसे कह सकते हैं, जिसे हम फ्लूइड मोज़ैक मॉडल कहते हैं, और उस मॉडल के हिसाब से आज के टाइम पे हम जानते हैं कि मेम्ब्रेन में कैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी बता दिया था कि वहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, लिपिड प्रेजेंट होते हैं, वाटर का कंटेंट होता है। दिस ऑल थिंग्स हमने पहले कवर कर रखा है। तो आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो होगा फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। Now in this lecture we are going to deal with the fluid mosaic model, और इस मॉडल के थ्रू ये हम सारी चीजें समझ पाएंगे कि ये एक जो सेल मेम्ब्रेन है, जिसे हम कहते हैं कि वो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म भी करता है, वो बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस करता है, वो सेमी परमिएबल भी है, उसका क्वासी फ्लूइड भी है, मतलब वो सेमी फ्लूइड है, इट इज अ सेमी फ्लूइड भी है, वो बहुत सारे डाइवर्स फंक्शनिंग को करने के लिए कैपेबल है। तो जो वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो किस बेसिस पे कर रहा है, ऐसा क्या प्रेजेंट है, ये सारी चीजें हम आज के इस फ्लूइड मोज़ैक मॉडल में देखने की कोशिश करेंगे। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन,
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ओके, आज का हमारा टॉपिक ये है और ये बहुत ही अहम टॉपिक है। ये जो आप पढ़ रहे हैं नीट के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं नीट में इस टॉपिक के बेसिस पे। तो बिफोर स्टार्टिंग दैट पर्टिकुलर मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे हम जो चीजें देखेंगे सबसे पहले कि ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था किसने दिया था। तो ये जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन, इन दोनों ने मिलकर के इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बताया था। दूसरी बात, इन्होंने कुछ एक डिफरेंट बात नहीं कही। मैं आपको एक फिगर बना के बताता हूं। जैसे हम पहले पढ़े थे कि भाई इनके केस में पहले जो सेल मेम्ब्रेन के जो मॉडल्स थे वहां पे हमने क्या देखा था कि वो उस मॉडल में भी प्रोटीन के अरेंजमेंट थे, वहां पर भी लिपिड का अरेंजमेंट था और इसके साथ साथ इसके बीच में कहीं ना कहीं प्रोटीन बाहर की तरफ बताया गया था दोनों मेम्ब्रेन्स में। ये जो प्रोटीन्स हैं दे आर गोइंग टू कवर द लिपिड्स from both the sides, from inner side as well, from outer side as well. But in this case, in case of that fluid mosaic model, इस मॉडल में यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बताया गया था ये सेम स्ट्रक्चर मैंने भी वहां पे भी बनाया था कि जो फॉस्फोलिपिड जो लेयर प्रेजेंट है वो कुछ ऐसा प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये तो हम समझ गए कि भाई एक ऐसा एक मेम्ब्रेन होगा। और ये मेम्ब्रेन कहां से आया? जैसे मान लीजिए कि हम एक सेल बनाते हैं, सपोज दैट दिस इज व्हाट अ सेल। ये क्या है? ये एक सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, बाकी ये सब साइटोप्लाज्मिक पार्ट है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब आप इस सेक्शन को थोड़ा जूम आउट करते हैं, जब पर्टिकुलर इस सेक्शन को आप जूम आउट करने की कोशिश करते हैं तो जो आपका मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखता है वो कुछ ऐसा दिखता है। राइट, दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन। मतलब आप इसको यहां से ऐसा कवर कर लीजिए और यहां से इसको ऐसा कवर कर लीजिए। दे फर्दर गोइंग टू फॉर्म अ सेल। सो दिस इज व्हाट अ सेल। ये जो मैंने बनाया है ये एक सेल हो गया। ये अंदर की साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स हो गए और जिसमें कि साइटोप्लाज्म की चीजें हैं, सारी न्यूक्लियस के कंटेंट्स प्रेजेंट हैं, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। लेकिन हमारा मोटिव वो नहीं है, हम बस सेल मेम्ब्रेन के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पहले हमने क्या देखा था कि भाई इनके पास दो पार्ट हैं। ये जो पार्ट है जिसे आप यहां देख रहे हैं, जिसे आप हेड भी कहते हैं, ठीक है, और ये जो पार्ट है इसे आप टेल भी कहते हैं। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये दो लेयर है फॉस्फोलिपिड का, ये दो लेयर है फॉस्फोलिपिड का। आप सोच रहे होंगे कि सर ने यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, ये क्यों जगह छोड़ा गया है, तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक रफ व्यू मैं दे दूं कि इस मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होगा। इस मेम्ब्रेन में जो इसका कंटेंट हम पढ़ेंगे, एक तो लिपिड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कंटेंट कंपोजिशन होता है एक सेल का। उसके बाद हम प्रोटीनल पार्ट भी देखेंगे, सम शुगर कंटेंट भी प्रेजेंट होगा एंड वेरी नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन जिसे कह सकते हैं। और उसके बाद शुगर के बाद थोड़ा कोलेस्टेरॉल की भी बात होगी यहाँ पे। आप ध्यान रखिएगा, ये चार चीजों के बारे में हम ज्यादा फोकस करेंगे। और ये जो प्रोटीन्स होंगे, इस प्रोटीन को और डाइवर्स फॉर्म में हम इसे डिवाइड करेंगे। एक को कहेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन, and the another one is what called as extrinsic protein as the term indicates। मैं हमेशा कहता हूं कि हमें याद करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कभी हमें शब्दों पे फोकस करना है और वो शब्द ही हमें मीनिंग दे देंगे। ठीक है, तो ये इंट्रिंसिक हम पहला शब्द देख रहे हैं, ये इन है, दिस इज व्हाट द इन। एक्सट्रिंसिक, हियर इज द एक्स, एक्स मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, जैसे आज के यंग जनरेशन कहते हैं ना, ये हमारी एक्स गर्लफ्रेंड है, ये हमारा एक्स बॉयफ्रेंड है, मतलब वो बाहर हो चुका है।
वो बाहर हो चुका है, उसका कोई वजूद नहीं है अपनी लाइफ में। तो ये भी ऐसा, हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का इस सेल मेम्ब्रेन में कोई वजूद नहीं होगा, वजूद है, इसकी वैल्यू है, काफी ज्यादा वैल्यू है। और ये इंट्रिंसिक तो भाई है ही, इंट्रिंसिक तो है ही। आज आज अगर कोई बंदा कहता है कि नहीं भाई ये हमारी गर्लफ्रेंड है, तो है, इट्स ओके, मतलब वो हमारे लाइफ में इन है अभी। और एक्स हो गया मतलब गया, एक्सपायर, गया, आउट हो गया, अब लाइफ में नहीं है, सोसाइटी में नहीं है, एक्सपायर कर गया, मतलब बाहर चला गया, वो दुनिया से बाहर चला गया, राइट। सो जब हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की बात करेंगे तो इस ये जो प्रेजेंट होंगे ये प्रोटीन, these are present in the peripheral region, present in, they are present in the peripheral region, they are present in the peripheral part कह सकते हैं, ठीक है। That's why it is also called as peripheral protein, peripheral protein, this is also called as peripheral protein. Now coming to that intrinsic, what is the meaning of intrinsic? Those proteins which are present in integrated form, which are present in innervated form, जो कि impregnated है, जो अंदर से धसा हुआ है, साथ में present है। So that's why that particular intrinsic protein is also called as integral protein, they are also called as integral protein। लिपिड की बात हो गई, प्रोटीन की बात हो गई, शुगर की बात हो गई, कोलेस्टेरॉल भी बीच में कहीं हम भर देंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही भरेंगे, क्योंकि ज्यादा भर देना कोलेस्टेरॉल भी हेल्थ के लिए काफी बहुत बुरा है। Now just think, this is what the structure of protein, this is what the structure of protein, this is what the इंटीग्रल प्रोटीन, इसे हम कहेंगे इंटीग्रल प्रोटीन, जिसको जो एक चैनल फॉर्म करता है, जो एक तरह से चैनल क्रिएट करेगा जिससे कि मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर की तरफ मूव कर सकते हैं और अंदर से बाहर की तरफ मूव कर सकते हैं। और ये ट्रांसपोर्ट में काफी ज्यादा वैल्यूएबल पार्ट होता है मेम्ब्रेन के लिए, एंड जनरली इट इज रिस्पांसिबल फॉर the ionic exchange, the influx and outflux of the ions, the influx and outflux of ions, influx and outflux of ions। Influx means coming the ions into the cell, and outflux means moving that particular ionic concentration from inside to the outside of the cell to the extracellular fluids. The fluids which is present outside the cell is what called as extracellular fluids, and the fluids which is present inside the cell is what called as intracellular fluid। तो extracellular fluid जो की है वो प्रेजेंट है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, सेल के बाहर के स्पेस में जो पानी जैसा जो लिक्विड पार्ट प्रेजेंट है इज व्हाट कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो बाहर से अगर अंदर आ रहा है मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, इसे मैं ECF से लिख सकता हूं, मैं लिख देता हूं ECF। तो इस ECF से ये अंदर की तरफ आएगा सेल के अंदर, और आउटफ्लक्स की जब बात होगी तो सेल के अंदर से बाहर की तरफ मॉलिक्यूल जाएगा। मतलब एक पार्ट से अगर ये मॉलिक्यूल अंदर भी आ रहा है तो दूसरा हिस्सा ये किस रूप में मदद करेगा कि जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर भी जाएंगे, एंड जनरली द आयंस। तो इसमें मैं बताऊंगा कुछ फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म भी मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटीन्स फ्लिप फ्लॉप हो जाते हैं, वो ऐसा शिफ्ट हो जाते हैं, वो भी मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा आगे। बिफोर मैंने आपको शायद समझा दिया है अभी कि लिपिड होंगे, प्रोटीन्स दो होंगे,
और ये दो जो प्रोटीन्स हैं इसे आप ध्यान में रखेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. As the term indicates, intrinsic means it is innervated. They are also called as integral protein, and the extrinsic means x outside means peripheral region में present होगा. So that can be also called as peripheral protein. Okay, so now I'm going to rub this all. मैं ये सारी चीजों को मैं रब कर देता हूं और फिर इसके ऊपर हमारा ज्यादा फोकस होगा कि इस पे क्या चलने वाला है आगे. इस कंटेंट में हम इस स्ट्रक्चर के साथ क्या क्या खिलवाड़ करने वाले हैं. ठीक है, और काफी बहुत ही प्यारा ये पार्ट यहाँ पे है. काफी इंपॉर्टेंट चीज भी है ये थोड़ा रब हो गया. ओके, ठीक है. तो अब इंटीग्रल प्रोटीन थोड़ा मैं इसे और एक्सटेंड किए देता हूं ताकि कुछ और स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना सकूं. नाउ ये ऊपर का हमने कहा है कि भाई ये जो ऊपर में हेड का जो पार्ट है फॉस्फोलिपिड का, ये जो फॉस्फोलिपिड का हेड का जो पार्ट है ये कहीं ना कहीं सेल के बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा और ये हेड का पार्ट सेल के अंदर की तरफ भी प्रेजेंट होगा. मतलब दैट पर्टिकुलर हेड इज लोकेटेड टुवर्ड आउटसाइड as well as towards inside of the cell. This is the head parallel arrangement. This is what the head parallel arrangement. Both the heads are arranged in a parallel, so they are parallel to each other. So this configuration, this arrangement of lipid is what called as head parallel arrangement. ये head parallel arrangement में पूरी तरीके से ये इन्वॉल्व होता है. इसकी अरेंजमेंट ही ऐसी होती है. और ये जो पार्ट आप देख रहे हो इनर्वेटेड है, ये कहीं ना कहीं इसे हम कहेंगे इंटीग्रल प्रोटीन. दिस इज व्हाट कॉल्ड एज इंटीग्रल प्रोटीन. और हमने दूसरी प्रोटीन की भी बात करी थी. तो ये मान लीजिए मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसा बना रहा हूं. ये जो स्ट्रक्चर मैं अभी बना रहा हूं इसे हम कहेंगे पेरिफेरल प्रोटीन. दिस इज व्हाट कॉल्ड एज पेरिफेरल प्रोटीन. दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पेरिफेरल प्रोटीन. नाउ दिस इज व्हाट कॉल्ड एज पेरिफेरल protein. Why it is called as peripheral protein? Because it is present in the peripheral region. ये periphery में present होता है. So these are called as peripheral protein. This is also called as peripheral protein. Now this is head. This is what? The head, and this one is tail. And we all know that we discussed in our earlier lecture कि ये जो head होते हैं they are hydrophilic in nature. So that head is hydrophilic. They are hydrophilic in nature, so that can be called as hydrophilic head. And that particular tail is what called as they are hydrophobic in nature. They are hydrophobic in nature, so they are called as hydrophobic tail. Generally these hydrophilic heads, these are basically the polar part, and these are what? The non-polar part. Okay, so the polar hydrophilic head भी इसे कह सकते हैं, and non-polar hydrophobic tail भी कह सकते हैं. Now इसके अंदर ये छोटा सा कुछ स्ट्रक्चर बना देते हैं थोड़ा थोड़ा. This is what the cholesterol. This is what the cholesterol part. और एक और स्ट्रक्चर मैं यहाँ बनाता हूँ. इससे ऐसा मान लीजिए मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाता हूँ. इससे मैं कहता हूँ कि भाई ये
शुगर मॉलिक्यूल है। दिस इज व्हाट द शुगर मॉलिक्यूल। तो ये अब हम समझ सकते हैं इससे, ये क्या है, हाइड्रोफिलिक हेड, ये पूरा हाइड्रोफिलिक हेड। ये क्या है, पूरा हाइड्रोफिलिक हेड। ये क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल। मतलब दिस पर्टिकुलर हाइड्रोफोबिक टेल स्ट्रक्चर, ये जो है बीच में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन between present in between the polar head, okay, and this particular structure, the hydrophilic head, these are present in, ये कहाँ present है भाई, they are present in कहाँ पे, outer and inner side of cell। सेल के बाहर की तरफ भी प्रेजेंट है और सेल के अंदर की तरफ भी प्रेजेंट है। एंड दिस इंटीग्रल प्रोटीन इज वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर आयोनिक एक्सचेंज, वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द आयोनिक एक्सचेंज। कहां से, आयोनिक एक्सचेंज इन बिटवीन टू सेल्स कह सकते हैं, और इन बिटवीन द सेल्स एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स भी कह सकते हैं। जो आप सेंटेंस यूज करना चाहे आप कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट हमारा वही है। ये ईसीएफ है, मान लीजिए एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है जो कि फ्लूइड से भरा हुआ है, तो यहाँ के कंटेंट की जब यहाँ पे मान लीजिए सेल कभी डेफिशिएंट होता है तो बाहर से मदद लेता है। जब हमारे घर में कोई चीजें नहीं होती है तो हम पड़ोसियों से लेते हैं। हम चांद नहीं जाते हैं, चांद पे कभी नहीं जाते हैं, ठीक है, हम नियर बाय उसे फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। तो सेम लाइक ये जो सेल है ये भी नजदीक से कुछ चीजों को गेन करने की कोशिश करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू द मॉडल ऑफ fluid mosaic model, which is given by the Singer and Nicholson, and according to that model, they tries to describe a very important facts, like what they described according to this model। उन्होंने क्या क्या describe किया है। सबसे पहला तो इन्होंने quasi fluid, they explain the quasi fluid nature of cell membrane। अब quasi fluid का मतलब आप क्या सकते हैं, we can say it as semi fluid। ये सेमी फ्लूइड का जो नेचर है वो इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया प्रॉपरली, एंड आफ्टर दैट एक्सप्लेनेशंस they also described the dynamic nature of cell membrane। सेल मेम्ब्रेन के डायनेमिक नेचर को भी इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद they also explained the semi permeability of cell membrane, because we all know that this particular membrane is they are not going to allow all kind of materials to cross through themselves। ये हम बाकी चीजें ये हम जानते हैं पहले से, बाहर से अंदर कुछ आ रहा है, अंदर से बाहर कुछ जा रहा है, तो सारे मॉलिक्यूल्स को वो अलाउ नहीं करेगा। कुछ लिमिटेड मॉलिक्यूल्स हैं जिसको सेल की रिक्वायरमेंट होगी, जिस चीज की सेल को रिक्वायरमेंट होगी वो वही अंदर आ सकता है या बाहर जा सकता है। तो कई बार एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब इस मॉडल ने एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को भी एक्सप्लेन किया, डिस्कस्ड और describes the active transport mechanism
is also being explained by this particular model, the fluid mosaic model. Plus they also explained the self repair characteristic. सेल्फ रिपेयर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यहां तक भी बात नहीं रुकी, इन्होंने ये भी बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है इट कैन रिसाइज इटसेल्फ इन somehow condition it may decrease, it may contract according to the environmental conditions, or in somehow condition it may expand। वो एक्सपैंड भी हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, और वो डिपेंड करता है उसके बाहर के जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, जो सेल के बाहर के कंडीशंस हैं, उसके बेसिस पे सेल की जो एक सेल मेम्ब्रेन की जो एक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन की जो मूवमेंट है वो भी रेगुलेट करती है। मतलब इन वन वर्ड वी कैन से दैट द सेल इज हैविंग elastic property। The cell is having elastic property, मतलब it is having elasticity। एक छोटे लेवल पे एक इलास्टिसिटी भी इनके पास प्रेजेंट होती है। तो हमने कई पॉइंट्स को देखे। एक पॉइंट हमने देखा कि भाई क्वासी फ्लूइड है, इसका जो नेचर है वो क्वासी फ्लूइड है। उसके बाद हमने देखा कि भाई सेल मेम्ब्रेन क्या है, वो डायनामिक भी नेचर है। उसके बाद हमने देखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट देखा हमने, कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये कहीं ना कहीं सेमी परमिएबल होता है। ये डिस्क्राइब करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी, इस मॉडल ने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म को भी डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद यहाँ पे भी ये नहीं रुके, इन्होंने सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी बताया कि अगर छोटी मोटी कुछ मैकेनिकल डैमेजेस अगर सेल मेम्ब्रेन में होते हैं तो इट कैन रिपेयर, ये हो सकता है। उसके बाद इलास्टिक प्रॉपर्टी भी है, वहां पे इलास्टिसिटी भी है। इस सेल मेम्ब्रेन मॉडल के हिसाब से सेल मेम्ब्रेन के पास एक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजों को बताने के बाद आज के टाइम पे ये सबसे पसंदीदा मॉडल है, सबसे फेमस मॉडल है, सबसे एडवांस्ड मॉडल है, सबसे मॉडर्न मॉडल है। सो नाउअडेज वी आल्सो से इट एज द मॉडर्न मॉडल ऑफ cell membrane, the modern model of cell membrane। okay, so after that मैं आपको ये प्रॉपर्ली आई थिंक मैंने आपको बता दिया है कि ये हाइड्रोफिलिक हेड है, ये टेल रीजन है, ये पोलर नेचर है। ये हाइड्रोफिलिक है मतलब वाटर लविंग है, इट अलाउज द वाटर मॉलिक्यूल्स टू कम। ये ओपन हैंडेड ये कहेगा कि पानी को तुम आओ, लेकिन अगर पानी को ये ज्यादा बुलाएगा तो सेल के अंदर पानी भर जाएगा ना, और जब सेल के अंदर पानी भर जाएगा तो हो सकता है भाई सेल फट जाएगा, सेल बर्स्ट कर जाएगा, तो उसको रोकने का भी काम है। तो ये यहाँ पे ये जो टेल रीजन है वो पानी को पसंद नहीं करते हैं। दे बिहेव लाइक क्रिमिनल्स रिगार्डिंग the water molecules, so they are hydrophobic, they are said as hydrophobic tail। ये क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल है, जो कि हेड के बीच में प्रेजेंट है। ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं कि ये हेड के बीच में प्रेजेंट है, और हेड कहां प्रेजेंट है, सेल के अंदर की तरफ भी प्रेजेंट है और टुवर्ड्स आउटसाइड भी प्रेजेंट है। अब मैं बात करता हूं इस इंटीग्रल प्रोटीन की, कि ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है ये कहीं ना कहीं दो तरीके से फंक्शन करता है। एक तरीका क्या हो सकता है भाई, जैसे मान लीजिए मेरे को रास्ते से जाना है, कोई एक सकरा सा रास्ता है, मेरे को इधर से उधर क्रॉस करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, आइदर आई कैन क्रॉस बाय द गेट, और किसी के हेल्प से कोई एक जैक यूज करके मैं ऐसा मूव कर जाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लीजिएगा, ये मैं दो तरीके से बताता हूं। ये देखिए मैंने एक रास्ता बनाया है, इसमें भी एक रास्ता है, मॉलिक्यूल्स यहां से इंटर करेंगे और यहां से
अंदर की तरफ सीधे एक चैनल बना रहेगा, जिसे हम चैनल प्रोटीन भी कह सकते हैं। ये चैनल फॉर्म करेगा। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि दिस इज व्हाट अ काइंड ऑफ चैनल, ये बाहर का तरीका है और दिस इज व्हाट द इनर साइड। फाइन। अब यहां से ये मॉलिक्यूल मैं मूव कर रहा हूं, तो ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, ये मॉलिक्यूल यहां से मूव करके सीधे अंदर आ गया। ठीक है, तो ये मूव तो कर गया, बहुत अच्छी बात है। ये एक तरीका, एक मैकेनिज्म हो जाएगा मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का। दूसरा मूवमेंट क्या हो सकता है कि भाई ये फ्लिप फ्लॉप कर जाएगा। मतलब जैसे सपोज दैट आप इस रेड के ऊपर फोकस कीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल को, इस मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है सेल के अंदर। समझिएगा, ये बाहर की तरफ प्रेजेंट है और सेल के अंदर इसे आना है, लेकिन ये इसका साइज थोड़ा बड़ा है तो ये इसके थ्रू मूव नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा। ये देखिए प्रोटीनल पार्ट है, ये क्या करेगा, इस ये नजदीक आएगा और इससे बाइंड करेगा। ओके, ये बाइंड कर गया और आफ्टर बाइंडिंग इट गेट्स फ्लिप्ड, ये फ्लिप हो जाएगा, ये 180 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा और जैसे ही ये रोटेट हुआ ये मॉलिक्यूल यहां से अनवाइंड करेगा और ये सेल के अंदर आ गया। फिर से ये अपने पोजीशन पे रेडी है। ये दूसरा मॉलिक्यूल फिर आएगा, इससे बाइंड करेगा, ये बाद में ये देखिए ये ऐसा फ्लिप करेगा और मॉलिक्यूल्स के घर को छोड़ देगा। मतलब हम क्या कह सकते हैं, जो प्रोटीनल रीजन्स हैं, जो प्रोटीनल पार्ट है यहाँ पे, these proteinal parts can flip in between the lipid zone। इस लिपिड जोन में ये फ्लिप भी हो सकता है। इसकी वजह से ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट में भी हेल्प करता है एंड somehow cases में एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज बीइंग डन बाय द इन्वेस्टमेंट ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। Okay, so now we are very done with that particular thread mosaic model। और यहाँ पे आप देखिएगा बेटा एक चीज और है कि ये जो प्रोटीन्स जो प्रेजेंट है ना, ये प्रोटीन कहीं भी यूनिफॉर्म नहीं है। ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, these are what, the phospholipid, these are phospholipid। ये क्या है, ये फॉस्फोलिपिड है और ये यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है। बट ये जो प्रोटीन्स हैं, चाहे वो पेरिफेरल प्रोटीन हो या फिर इंटीग्रल प्रोटीन हो, ये दोनों भी प्रोटीन जो होते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और व्हाट वी कैन से इन अदर वर्ड we can also use here discontinuous arrangement। डिसकंटिन्यूअस अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है किसके केस में, प्रोटीन्स के केस में। और जो लिपिड्स होते हैं they are uniformly present over the length of the cell membrane। Now in the same video, in next part, we are going to discuss the functions of the cell membrane। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शनलिटी को हम डिस्कस करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन किस तरह से फंक्शन करता है, कुछ पॉइंट्स वहां पे हम देखेंगे। एंड इन दिस बोर्ड वी आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ स्पेस, सो आई एम गोइंग टू इरेज दैट। अगर आपको किसी तरीके से इसको, अगर कुछ कई बच्चे जैसे इस्तेमाल करना चाहें, फोटो बनाना चाहें, तो आप वो स्नैप भी कर सकते हैं। जो भी तरीका आप यूज करना चाहें आप वो उसको यूज कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों, now we are going to discuss the functions of cell membrane और plasma membrane। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो कुछ फंक्शंस होते हैं उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। पहली चीज, ये एक तरह से एक बाउंड्री देता है ना, provides boundary to the cell and some cell organelles present in
present in the cytoplasm of cell। मतलब ये एक सेल को एक बाउंड्री तो देता ही देता है, साथ ही साथ कुछ सेल मेम्ब्रेन को भी एक बाउंड्री प्रोवाइड करता है, और हम कह सकते हैं कि इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग सम काइंड ऑफ सेल्स एज वेल, cell organelles। Okay, now the next point what we can say, it functions in transport, तो ट्रांसपोर्ट भी ये दो तरह का करेगा। ये एक करेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव, और दूसरा होगा पैसिव। when we talk about the active means here occurs the use of ATP, adenosine triphosphate, which is the currency of biological energy, and passive means it does not require ATP, but it uses the concentration gradient, मतलब क्या हुआ कि molecules moves from high to low concentration, as for example we can say it as osmosis, जो प्रोसेस है जिसमें कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जनरली लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, दे जनरली मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। ओके, now that active transport is generally मतलब it does not require that high to low। अगर आपके पास ज्यादा है तो आप कम वाले को दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे low to high concentration, low to high movement occurs from high to low concentration as well। ओके, मतलब it does not follow the gradient rule। और gradient rule क्या है? अगर हाई टू लो कंसंट्रेशन कोई मॉलिक्यूल मूव हो रहा है उसे हम gradient rule कहते हैं, और अगर वो उसको फॉलो नहीं करता है मतलब it does not follow the gradient rule। तो ये दो तरह के ट्रांसपोर्ट में भी फंक्शन करता है, और जनरली जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होंगे वो होंगे आयंस के, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, etc. These all are being transported. The influx and outflux of ions occurs by the help of that particular cell membrane only। It also performs some it generally forms some extensions for movement like cilia and flagella, pseudopodia etc। okay, मतलब these three are the extension of, these are nothing but the extension of cell membrane, or we can say it as एक तरह से सेल मेम्ब्रेन ही मॉडिफाई हो जाते हैं तब जाकर के ये स्यूडोपोडिया या फ्लैजेला या सीलिया के फॉर्मेशंस होते हैं। और स्यूडोपोडिया में तो हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की भी बात कर सकते हैं, जहां पे अमेबॉइड जो अमेबाज होते हैं जो उनको मूवमेंट करते हैं, दे जनरली फॉर्म स्यूडोपोडिया, और दैट स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर favors the amoeba in food capturing as well as in their movement in the aquatic life। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्यूडोपोडिया के फॉर्मेशंस होते हैं, this is being supported by cytoplasmic
स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मतलब क्या होता है कि साइटोप्लाज्म एक रीजन में एग्रीगेट होता है, जैसे अभी इस केस में साइटोप्लाज्म चारों ऑल ओवर द सरफेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर इसे स्यूडोपोडिया फॉर्म करना है, मान लीजिए ये स्यूडोपोडिया फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस वन। ड्यू टू dense concentration of cytoplasm, there builds a very high pressure, there builds a very high pressure on the cell membrane, and due to that the cell, अगर मान लीजिए ये मेरा हाथ ऐसा है, अब मैं यहाँ पे ऐसा प्रेशर लगाऊंगा, जब मैं यहाँ पे प्रेशर लगाऊंगा तो ये तो बेंड होगा, ठीक है, इसे मैं बेंड तो कर पाऊंगा। ये ऐसा शर्ट है तो ये ऐसा है, मैं इसे यहाँ पे ऐसा पुश करूंगा तो ये बेंड तो होगा ही, तो ये मूवमेंट की वजह से वो मेम्ब्रेन आगे एक्सटेंड हो जाता है एंड इट फर्दर रिजल्ट्स इनटू द स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन and that pseudopodia generally functions in the capturing of food molecules as well as in the movement. The next part ये cell membrane ही part है, it also performs immunological actions and it consists of some kind of antigens as well, has antigens which further performs immunological functions भी परफॉर्म करता है। और ये सेल मेम्ब्रेन जब हमने बात की कि एक बाउंड्री की चीज है और ये सेमी परमिएबल है, मतलब we can also say regulates the entry and exit of molecules as it is semi permeable in nature। ये सेमी परमिएबल नेचर का है तो इसकी वजह से ये किसी मॉलिक्यूल्स की एंट्री और एग्जिट को भी रेगुलेट करता है। सो दे आर हैविंग अ वेरी डाइवर्स फंक्शन, कई तरह के फंक्शंस करता है। और ये सेल मेम्ब्रेन अगर ना होगा तो भाई समझिए कोई सेल सरवाइव नहीं करेगा। और ये सबसे बेहतर ढंग से सिंगर एंड निकोलसन साहब ने अपने मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बताने की कोशिश की थी। सो नाउ वी आर डन, completely done with all kind of models as well as the complete theory of the cell membrane on the level of needs. It also generally functions in the transport of hormonal signals as well, क्योंकि मेम्ब्रेन की बाउंड्री पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उस पर्टिकुलर रिसेप्टर पे जो हार्मोन्स होते हैं वो बाइंड करते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं सेल के लिए, तो ये उसके लिए भी फंक्शन करता है। और वो हार्मोन्स अंदर जाने के बाद फिर सेल के मेटाबॉलिक रेट में और जो भी चेंजेस करने होते हैं, जो रेगुलर पर्टिकुलर फंक्शंस होगा किसी भी हार्मोन का, वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेगा और सेल के फंक्शनैलिटी को या तो स्पीड अप करेगा या डाउन करेगा, या जो भी जिस फॉर्म में वो फंक्शन कर रहा है उस फंक्शन को वहां पे वो परफॉर्म कर देगा। तो ये सारे जो फंक्शंस होते हैं, these all are very related with the cell membrane only. So now we are going to end this particular lecture and in afterwards जो भी होगा हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड टिल नाउ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको समझ में आता है तो बहुत सारे अपने दोस्तों को बताइए ताकि इस लॉकडाउन में उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।